हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। देखिए चैप्टर 2 की हमने लगभग सभी टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 जो कि हमारा मानव जनन है, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर 2 के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहां पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है देखिए कि सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सर्टोली कोशिकाएं, आपको याद रखना है कि सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है। वृषण के अंदर पाई जाती है, जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा प्रश्न है कि ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है। आपको बताना है कि ब्लास्टोस्पोर किस अवस्था में पाया जाता है। तो ब्लास्टोस्पोर आपको याद रखना है किसमें पाया जाता है, गेस्टुला अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ब्लास्टोस्पोर गेस्टुला अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है कहां पर। आपको बताना है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां होता है। तो आपको याद रखना है कि अधिवृषण, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण में ही शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। देखिए शुक्राणुओं का निर्माण तो शुक्र जनन नलिकाओं यानी कि सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। यानी मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि निर्माण भी याद रखना है, लेकिन यदि शुक्राणुओं का परिपक्वन पूछता है तो आपको बताना है कि शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वो अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गर्भ निरोधक दवाओं का क्या कार्य है। तो देखिए जो गर्भ निरोधक होती है इनका कार्य क्या होता है। तो गर्भ निरोधक जो दवाएं होती है इनका काम क्या होता है, अंडोत्सर्ग रोकना। क्या रोकना, अंडोत्सर्ग को रोक देती है, अंडोत्सर्ग नहीं होने देती है। गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करने के बाद अंडोत्सर्ग नहीं होता है, तो अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करती है जितनी भी गर्भ निरोधक दवाएं होती है। अगला प्रश्न है कि सोमनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो सोमनिफेरस नलिकाएं भी कहां पाई जाती है, ये भी वृषण के अंदर पाई जाती है और ये महत्वपूर्ण नलिकाएं होती है, क्योंकि इन्हीं सोमनिफेरस नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो शुक्राणुओं का यदि निर्माण पूछे तो कहां होता है, आपको बताना है शुक्र जनन नलिकाओं में यानी कि सोमनिफेरस नलिकाओं में। और यदि परिपक्वन पूछे तो कहां बताना है, अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस में। तो सोमनिफेरस नलिकाएं कहां पाई जाती है, वृषण के अंदर पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं भी कहां पाई जाती है, वृषण के अंदर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में जो 28 दिन का अंडाशय चक्र यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है उसमें अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग आपको बताना है कि किस दिन होता है। तो मानव में चूंकि जो मादाएं होती है उनमें 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र या अंडाशय चक्र जो होता है उसमें अंडोत्सर्ग कब होता है। तो आपको याद रखना है कि अंडोत्सर्ग जो होता है वो 14वें दिन होता है। किस दिन होता है, वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन कहां पर होता है। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य में जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी नलिका या कि फैलोपियन नाल में होता है। तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है फैलोपियन नाल, तो ऑप्शन सी यहां पे क्या है, करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न है कि एमनियोन का कार्य क्या है। तो एमनियोन जो पाया जाता है, देखिए भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या बेसिकली 4 होती है मानव में, तो उन भ्रूणीय झिल्लियों में ही एक होता है एमनियोन। इसके अलावा कैरियोन होता है, एक होता है यॉर्क सैक और चौथा होता है एलेन सैक, तो एलेंटाइस। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के भ्रूणीय झिल्लियां होती है, जिनमें आपको याद रखना है एमनियोन जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, आघातों से सुरक्षा। तो आघातों से सुरक्षा करने का काम किसका होता है, एमनियोन का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है देखिए कि किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं। जैसे यदि आप मानव की बात करेंगे तो मानव में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। लेकिन यदि यहां पे पूछा गया है कि किसके वृषण स्थायी रूप से, यानी कि हमेशा जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में ही स्थित होते हैं, तो स्थायी रूप से किनके वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है यहां पे दिया गया है ऑप्शन में व्हेल मछली दिया गया है, डॉल्फिन, हाथी और ये दिया गया है ये सभी चौथा ऑप्शन। तो देखिए यदि हम व्हेल मछली की बात करते हैं या डॉल्फिन की या हाथी की, इन सभी में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी जो हैं करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या है, करेक्ट है।
अगला प्रश्न है कि भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो भ्रूण में श्वसन का कार्य आपको याद रखना है कि अपरा पोशिका के द्वारा होता है। अपरा या प्लेसेंटा नामक संरचना होती है जिसके कारण ही श्वसन की क्रिया होगी। अगला प्रश्न है कि जो आद्य यानी जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है वह कैसी होती है, अर्थात इसकी सूत्र गुणिता यहां पे आपसे पूछी गई है। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है यानी कि द्विगुणित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को यहां पे आपको करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव का स्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? यानी मैथुन की क्रिया के समय यानी कॉपुलेशन की प्रक्रिया के समय ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावण करती है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि जिसका दूसरा नाम है वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपको याद रखना है कि काउपर ग्रंथि का काम होता है मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावण करना। अगला प्रश्न है कि मुलेरियन नलिका होती है, तो मुलेरियन नलिका कौन सी होती है? अंडवाहिनी जो होती है, अंडवाहिनी जो होती है ये क्या होती है? मुलेरियन नलिका होती है। अगला प्रश्न देखिए, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, मानव भ्रूण कहां पर सुरक्षित रहता है? तो आपको यहां पे बताना है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। यानी जो एमनियोटिक गुहा होती है, एमनियोटिक गुहा में ही मानव भ्रूण जो है यह सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है कि मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि मानव में 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां होती है, एमनियोन, कैरियोन, योक सैक और एलेंटाइज। तो 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है मानव में। अगला प्रश्न है कि 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या होती है। देखिए 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाएं यदि है तो उनसे कितने अंडाणुओं की संख्या बनेगी? तो आपको याद रखना कि यदि 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाएं हैं तो उनमें से, तो यहां पे आपको याद रखना है कि 100 यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से 100 ही अंडाणुओं की संख्या बनेगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भ्रूण की किस परत से यकृत तथा अग्नाशय विकसित होते हैं? आपको बताना है कि भ्रूण की ऐसी कौन सी लेयर या परत है जिसमें से अग्नाशय और आपको बताना है यकृत यानी कि लीवर जो है ये विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? अंतःचर्म यानी कि एंडोडर्म। एंडोडर्म से आपको याद रखना है लीवर और पैंक्रियाज की उत्पत्ति या ओरिजिन होती है। तो भ्रूण की आपको याद रखना है एंडोस्पर्म यानी जो अंतःचर्म परत होती है उसमें से यकृत तथा अग्नाशय विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक नर द्वारा संभोग के दौरान लगभग कितने शुक्राणु जो होते हैं वो स्खलित किए जाते हैं? तो एक नर द्वारा आपको याद रखना है कि संभोग के दौरान लगभग कितने शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 400 से 500 मिलियन। इतनी संख्या में आपको याद रखना है कि जो शुक्राणु होते हैं इनको स्खलित किया जाता है एक बार के संभोग के दौरान। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु कहां उत्पन्न होते हैं आपको यह बताना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि शुक्राणु जो है ये सोमनीफेरस नलिकाओं में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसमें डिस्कॉइडल अपरा पाया जाता है? तो डिस्कॉइडल अपरा हमेशा आपको याद रखना है कि यह खरगोश में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खरगोश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मेखलाकार प्लेसेंटा पाया जाता है। तो मेखलाकार प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कार्निवोरा में। कार्निवोरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उनके अंदर मेखलाकार प्लेसेंटा यानी कि जोनरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फर्टिलाइजिन नामक जो रासायनिक पदार्थ है उसका उत्पादन होता है कहां से होता है? तो फर्टिलाइजिन नामक जो रासायनिक पदार्थ है उसका उत्पादन हमेशा आपको याद रखना है कि परिपक्व अंडाणु से होता है। कहां से होता है? जो एक मैच्योर ओवम होता है उसमें से फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न यह है कि जो स्तनी होते हैं, स्तनी में आपको बताना है कि कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य निम्न का उत्पादन करना है। यानी जो कार्पस ल्यूटियम बनती है अंडाशय के अंदर इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो किसका उत्पादन करना होता है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। किसका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करना प्रमुख कार्य होता है कार्पस ल्यूटियम का। और यदि कार्पस ल्यूटियम जो होती है, कार्पस ल्यूटियम बाद में फिर किसमें बदल जाती है? कभी कभी कार्पस एल्बिकेंस परत में बदल जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि निषेचन को प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां पे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो निषेचन यहां पे
क्या प्रदर्शित कर सकता है? देखिए, निषेचन में आपको याद रखना है कि आपस में दो अगुणित कोशिकाएं मिलती है, यानी हेप्लॉइड सेल आपस में मिलती है और एक किसी द्विगुणित संरचना का निर्माण करती है। तो आपस में यन यानी कि अगुणित कोशिकाएं मिलती है और एक डिप्लॉइड यानी कि 2n का निर्माण करती है। तो डिप्लॉइड सेल का निर्माण करती है यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से निषेचन को प्रदर्शित किया जा सकता है किसके द्वारा? यन, और फिर इधर हो जाएगा 2n। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है वह क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की आंतरिक परत जो होती है वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाती है। अगला प्रश्न है कि वृषण की उत्पत्ति भ्रूण के किस परत से होती है? तो आपको याद रखना है मेसोडर्म से। कहां से होती है? मेसोडर्म से होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में जो वृषण होते हैं वे कहां स्थित होते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है वृषण कोश में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में निषेचन कहां होता है? तो मानव में निषेचन हमेशा याद रखना है आपको कि अंडवाहिनी में होता है यानी कि फैलोपियन नाल में होता है। कहां होता है? अंडवाहिनी या फैलोपियन नाल में। अगला प्रश्न है कि मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो मानव गर्भावस्था आपको याद रखना है कि लगभग 270 दिनों की होती है। कई बार आप कई बुक में पाएंगे कि 270 से 280 दिनों की, तो वो भी सही है, मतलब लगभग आपको याद रखना है कि 270 दिनों की होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में जो शुक्राणु होते हैं यानी जो स्पर्म होते हैं उनमें कितने ऑटोसोम होते हैं? तो देखिए, मानव के हर एक कोशिकाओं में आपको याद रखना है कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। तो मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं यहां पे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 22 जोड़े। कितने? 22 जोड़े ऑटोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवकाय यानी कि पोलर बॉडी बनते हैं? तो आपको याद रखना है कि एक बार अंड जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें 3 पोलर बॉडी यानी कि 3 ध्रुवकाय बनते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक अंडाणु के निर्माण के समय आपको याद रखना है 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हमेशा आपको याद रखना है कहां होता है? अंडाशय के अंदर होता है। अगला प्रश्न है कि शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो शिशु जन्म के समय आपको याद रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन्स का। किस हार्मोन्स का? केवल और केवल शिशु जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अगला प्रश्न है कि हाथी की जो औसत गर्भकाल होती है वह कितने दिन की होती है? तो हाथी में जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 641 दिनों की होती है। कितनी होती है? 641 दिनों की होती है। अगला प्रश्न है कि नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। तो नर व मादा युग्मक के संलयन की यानी आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो आपस में जब मेल व फीमेल गैमीट मिलते हैं जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वृषण की किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स का निर्माण होता है या निर्मित होती है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि वृषण की किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स, तो देखिए जो लिंग हार्मोन्स होता है वह टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है। और इसकी उत्पत्ति या इसका निर्माण कहां होता है? तो वृषण में जो लीडिंग कोशिकाएं होती है जिनको हम अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं, तो लीडिंग कोशिकाओं से ही आपको याद रखना है कि मानव में जो लिंग हार्मोन्स होता है यानी कि बेसिकली जो टेस्टोस्टेरॉन होता है उसका बेसिकली निर्माण होता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स होता है इसका निर्माण कहां होता है? वृषण में जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वहां पर। अगला प्रश्न है कि जाइगोट से जो मोरुला बनने की क्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जाइगोट से मोरुला बनने की क्रिया जो है उसको हम विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम विदलन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक 50 वर्षीय जो स्त्री है उसमें रज चक्र का यानी रजोधर्म का समाप्त होना क्या कहलाता है? कोई भी यदि 45 साल से 50 वर्ष की यदि फीमेल है तो उसमें जो है रजो चक्र का यानी मासिक साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो समाप्त होने लगती है, जिसको हम कहते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपाउज कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति कहलाता है यानी कि मोनोपाउज कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल होती है उसके द्वारा कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो अंडाशय में जो ग्राफियन फॉलिकल होती है उसमें से हमेशा आपको याद रखना है कि एक तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है और दूसरा जो हार्मोन्स है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो 14वें दिन क्या होती है? अंडोत्सर्ग होता है।
14वें दिन क्या होता है कि अंड जो होता है ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, यानी कि सेकेंडरी साइट बाहर निकलता है, जिसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो आपको याद रखना है कि ग्राफियन फॉलिकल से अंड के जो बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है उसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो देखिए चैप्टर 2 के यानी कि मानव जनन वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू हैं वो हमने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस किसी भी विषय के नोट्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 9149 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।